हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 6 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये महाराष्ट्र के लातूर में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के उदगीर में विश्व बुद्ध शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, जिसमें गौतम बुद्ध की प्रतिमा डॉक्टर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी गई। कलबुर्गी में स्थित इस विहार में 15 हेक्टेयर और 1200 हेक्टेयर में एक ध्यान केंद्र भी शामिल है। देखिए, मुख्य प्रवेश द्वार सांची स्तूप से प्रेरित है, जिसमें भव्य प्रवेश द्वार प्रस्तुत करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की ब्रुनेई की ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली लघु यात्रा ब्रुनेई के लिए है, जहां क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहम्मदी बिल्लाह ने उनका स्वागत किया। चर्चा में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो संकल्प के 40 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया। इसके बाद मोदी सिंगापुर का भी दौरा करेंगे, जहां भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाने के लिए शीर्ष नेताओं से मिलेंगे। चलिए, बात अगले प्रश्न की। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने वाले सबसे पुराने नहीं, बुजुर्ग होगा यहाँ पे, बुजुर्ग भारतीय कौन बने हैं? उम्रदराज या बुजुर्ग कह सकते हैं। तो ये सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बेंगलुरु के 49 साल के सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे पुराने भारतीय रिकॉर्ड के रूप में रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 42 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे 6 मिनट में पूरी की। अग्रवाल ने 2018 में रिले टीम का हिस्से के रूप में चैनल को तैरकर पार किया था, और अब उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। खराब मौसम के कारण तैरना विशेष रूप से बंद हो गया, फिर भी उन्होंने इसे पूरा किया। चलिए, बात अगले प्रश्न की करते हैं। किस लोकतांत्रिक गणराज्य की जेल में डकैती की कोशिश में 129 लोगों की मौत हो गई थी? कांगो हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कांगो की राजधानी किंशासा के मकाला सेंट्रल जेल में कम से कम 129 कैदी मारे गए और 59 घायल हो गए। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य मध्य अफ्रीका में एक देश है, और भूमि क्षेत्र के आधार पर कांगो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है और विश्व का 11वां सबसे बड़ा देश है। देखिए, इसकी राजधानी जो है किंशासा है, भाषा जो है फ्रेंच है, और यहाँ मुद्रा जो है कांसोलेस फ्रैंक चलती है, और राष्ट्रपति इस समय फेलिक्स त्शेसिकेली हैं। चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन कौन जीएसडीपी वृद्धि में शीर्ष भारतीय राज्यों में अग्रणी रहा? तो ये तेलंगाना और तमिलनाडु रहा, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वित्त वर्ष 2024 के लिए 10 सबसे बड़े राज्यों में तेलंगाना और तमिलनाडु जीएसडीपी वृद्धि में शीर्ष पर है। तेलंगाना 9.2% की वृद्धि के साथ 7.9 लाख करोड़ के वास्तविक जीएसडीपी तक पहुंच गया, और तमिलनाडु है जो 8.2% वृद्धि के साथ 15.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया। राजस्थान में भी 8% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो मुख्यतः सेवा क्षेत्र में संचालित थी। 24.1 लाख करोड़ रुपए के वास्तविक जीएसडीपी के साथ महाराष्ट्र भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगस्त में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.75 लाख करोड़ हुआ है? तो ये 10% बढ़ गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगस्त में जीएसटी संग्रह जो है 1.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया,
जो पिछले साल के 1.59 लाख करोड़ रुपए से 10% अधिक है। केंद्र सरकार ने 30,862 करोड़, राज्यों ने 38,411 करोड़ और IGST ने 93,621 करोड़ एकत्र किए। घरेलू बनाम आयात। घरेलू GST राजस्व 9.2% बढ़कर 1.25 लाख करोड़ हो गया, जबकि आयात से राजस्व 12.1% बढ़कर 49,976 करोड़ हो गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने गिफ्ट सिटी से NRI के लिए USD लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च किया है? तो ये टाटा AI ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टाटा AI ने गिफ्ट सिटी में अपनी ऑफशोर शाखा शुरू की है, जो अनिवासी भारतीयों यानी NRI के लिए USD मूल्यवान जीवन बीमा उत्पाद उपलब्ध कराएगी। प्रारंभिक पेशकश लाइफ प्रोटेक्ट सुप्रीम लचीले योजना विकल्पों के साथ मृत्यु, विकलांगता और गंभीर बीमारी जैसे जोखिमों को कवर करती है। टाटा AI जल्द ही यूनिट लिंक्ड जीवन बीमा उत्पाद पेश करेगी, जो वैश्विक इक्विटी बाजार में अवसर प्रदान करेगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने एशियाई रिकॉर्ड को तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। वही हमवतन प्रणव शर्मा ने रजत पदक जीता। धर्मवीर ने पुरुषों की F51 स्पर्धा में यह पदक जीता है। धर्मवीर ने अपने 5वें प्रयास में क्लब में 34.92 मीटर फेंककर गोल्ड हासिल किया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो ये 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 18 डिवीजन में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की योजना की घोषणा की है। फुटबॉल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और अधिक टूर्नामेंटों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने निर्णय किया है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 18 फुटबॉल स्टेडियम और 827 फुटबॉल मैदान बनाएगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है? तो ये सिंगापुर के साथ किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य देखभाल और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने और संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के उद्देश्य से कई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते के तहत जो है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करना और भारतीय बाजार में सिंगापुर की कंपनियों के लिए अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश ने T20 इंटरनेशनल में क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पावर प्ले ओवर्स में सबसे अधिक रन बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया। एडिनबर्ग के गेंज क्रिकेट क्लब में हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया। ऑस्ट्रेलिया पिछले 6 ओवरों के रिकॉर्ड 113 रन बनाए। चलिए बात करते हैं विषाणु युद्ध अभ्यास की। तो देखिए, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारी से संबंधित एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। नेशनल वन हेल्थ मिशन यानी NOHM के तत्वाधान में महामारी संबंधी बीमारियों का आकलन करने के लिए 27 से 31 अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान के अजमेर में एक व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। और इस अभ्यास का उद्देश्य जो है मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बनी राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम यानी NJORT की तत्परता एवं
प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना था। वास्तविक दुनिया के प्रकोप का अनुकरण करने के लिए एक नकली पशुजन्य रोग को प्रकोप का परिदृश्य बनाया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री श्री JP नड्डा ने अपनी तरफ के इस प्रयास की सराहना की है। जिसमें हो गया क्या, मनुष्यों, जानवरों और पौधों और पर्यावरण में समग्र एवं टिकाऊ तरीके से देखभाल करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देकर वन हेल्थ मिशन की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। इस ड्रिल में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण यानी NCDC, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी ICMR, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS, पशुपालन एवं डेयरी विभाग DAHD, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOE, FNCC आदि सहित विभिन्न हितधारक शामिल थे। इस ड्रिल को दो प्रमुख घटके के इर्द गिर्द व्यवस्थित किया गया था। नकली प्रकोप के लिए जिम्मेदार वायरस की जांच एवं पहचान, और B, मानव और पशु आबादी में बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही थी। इसमें चलिए बात करते हैं अगले करंट की। तो यूपी सरकार जो है वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। कला संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा, और यह जो है 16 संस्कारों, 64 कलाओं और 18 विद्या संस्थाओं पर प्रकाश डालते हुए वैदिक साहित्य को विकास को प्रदर्शित करेगा, और यह भारतीय संतों के योगदान और शास्त्रार्थ यानी आध्यात्मिक प्रवचन की परंपरा का पुनर्जीवित करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। देखिए, ऐतिहासिक सरस्वती भवन में दुर्लभ पांडुलिपियां संरक्षित हैं, जिसमें रास पंचाध्यायी, श्रीमद् भागवत गीता और दुर्गा सप्तमी शामिल है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के द्वारा विश्वविद्यालय में संरक्षण कार्य किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अयोग्य विधायकों को पेंशन न देने का बिल किस असेंबली से पास हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश से पास हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कर्मचारी पेंशन की योजना यानी EPS के तहत पेंशन किसी भी बैंक या ब्रांच से ली जा सकी, यह फैसला किस मंत्रालय के द्वारा लिया गया है? यह श्रम मंत्रालय के द्वारा लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। EPS पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से पेंशन मिलेगी। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली यानी CPPS के प्रस्ताव को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, केंद्रीय न्यासी बोर्ड EPF के अध्यक्ष डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मंजूरी दे दी है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत प्रणाली यानी CPPS की स्थापना एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। इससे पूरे भारत में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन प्राप्त करना संभव हो जाएगा, और केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से EPFO में 78 लाख से अधिक EP पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्नत IT और बैंकिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए यह पेंशन भोगियों के लिए अधिक कुशल, निर्बाध और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। CPPS पेंशन भुगतान आदेश यानी PPO को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना भी पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित होगा। चलिए बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स की, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो देखिए, भारत और सिंगापुर अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर सिंगापुर पहुंचे और उन्हें 2015 में स्थापित भारत सिंगापुर राजनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ से पहले सिंगापुर का दौरा किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की, जिसमें उन्नत विनिर्माण, कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण,
स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास, स्थिरता के क्षेत्र शामिल थे। देखिए, भारत और सिंगापुर ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों, अर्धचालकों, स्वास्थ्य सहयोगों और कौशल विकास के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सिंगापुर के डिजिटल विकास और सूचना मंत्रालय ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, और यह डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे डीपीआई, साइबर सुरक्षा, 5G और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। चलिए बात अगले करंट की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। हैदराबाद में 5 सितंबर को 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसका विषय है AI सबके लिए अनुकूल बनाना है। ये इसकी थीम है, जिसको विषय भी बोलते हैं। नेपाल ने पिछले 2 सप्ताह से बंद चीन के साथ अपने एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग खासा को 3 सितंबर से खोल दिया है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली के उपराज्यपाल यानी विनय कुमार सक्सेना को किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय के गठन का अधिकार दे दिया। इससे अब लेफ्टिनेंट जनरल यानी LG की पावर जो है दिल्ली में बढ़ गई है। देखिए, राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रूप से शिक्षकों के लिए खुला रहा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में दीप्ति जीवजनी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। देखिए, नई दिल्ली में जो 11 से 13 सितंबर तक ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। देखिए, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय निदेशक मंडल की एक 610वीं बैठक 4 सितंबर को मुंबई में आयोजित की गई। भारतीय वस्त्रों का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के लिए एक वैश्विक टेक्सटाइल प्रदर्शनी भारत टेक 2025 अगले वर्ष फरवरी में आयोजित की जाएगी। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल T पटनायक ने राजधानी ईटानगर के राजभवन में असम राइफल्स के जवानों को 13 स्वर्ण पदक और 10 रजत पदक प्रदान किए। देखिए, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स्ट 2025 जो है 14 से 17 फरवरी तक 2025 तक चलेगा, और यह नई दिल्ली के भारत मंडपम और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में आयोजित किया जाएगा। एक्सपो में 5000 से अधिक प्रदर्शन और 6000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भाग लेंगे। और एक्सपो जो है सरकार और उद्योग के बीच एक सहयोग है। एक्सपो 5F यानी फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन के विजन पर केंद्रित है। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री यानी गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत के कपड़ा उद्योग 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत टेक्स 2025 का आयोजन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक संघ के द्वारा किया जाएगा। इसे कपड़ा मंत्रालय द्वारा समर्पित किया जाएगा। और जो है भारत टेक्स 2025 का लक्ष्य फरवरी 2024 में आयोजित पिछले संस्करण की सफलता को आगे बढ़ाना है। चलिए देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 से महत्वपूर्ण अपडेट सुन लेते हैं। तो देखिए, सुंदर सिंह गुर्जर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में F46 टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। अजीत सिंह ने मेंस का भाला फेंक F46 स्पेक्ट्रम में सिल्वर मेडल जीता। दीप्ति लाइवजी ने महिला 400 मीटर T20 टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। उल्लेखनीय तीरंदाज जोड़ी ग्रीनहैम ने इतिहास में पहली बार पैरालंपिक में नाथन मैकक्वीन के साथ स्वर्ण पदक जीता।
तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।